लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो धाम महादेव का है और भगवान के आगे सभी सिर झुकाते हैं। ये आस्था ही सबसे बड़ी हकीकत है। आधी हकीकत आधा फसाना। पौराणिक ग्रंथों में देवदूत की अलौकिक शक्तियों का जिक्र मिलता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आज किसी इंसान के शरीर में वो शक्तियां समा जाएं? किसी इंसान को एक ऐसी सिद्धि हासिल हो जाए जिसके जरिए वो वक्त के पहिए को अपने मन मुताबिक चला सके? अब आप कहेंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दरबार में लेकर चलेंगे जिसके स्वामी के बारे में ऐसी शक्ति होने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि बाबा का दरबार सजता है और कई फरियादी वहां पर आते हैं, लेकिन बिना उन लोगों से मिले ही बाबा उनकी फरियाद जान लेते हैं। यानी जो लोग अपना दुख बताने के लिए वहां पर आते हैं, उनके बारे में पहले से ही महाराज सब कुछ जानते हैं। हमें लगा ये जरूर कोई ट्रिक होगी, लेकिन हम गलत थे। जिस पौराणिक ग्रंथ का दावा हमारे सामने किया गया था, उसका इतिहास 600 साल पुराना है, जिसे ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। कहते हैं अच्युतानंद के पास भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की अद्भुत क्षमता थी। ईश्वर से मिले इस वरदान की मदद से उन्होंने ताम्रपत्र पर एक पौराणिक ग्रंथ की रचना की थी। अच्युतानंद महापुरुष अपने भावना की धारा, अपने सिद्धों के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा भारतीय संस्कृति, विश्व का क्या क्या होने वाले हैं भविष्य में, आज नहीं, वो 500 साल के पुरानी से ही वो इनको बता दिए हैं जो आज क्या होगा। हमारी मंजिल कोणार्क से करीब 50 किलोमीटर दूर काकटपुर गांव थी। हमें बताया गया था कि उसी गांव के एक मंदिर में वो स्वामी जी रहते हैं जिनके पास पौराणिक ग्रंथ है। क्या ये वही ताम्रपत्र है जिसकी रचना संत अच्युतानंद ने की थी? अगर दावा सच है तो लोग इससे अनजान क्यों हैं? अगर दावा झूठ है तो प्राचीन इतिहास में संत और उनके लिखे ताम्रपत्र का जिक्र कैसे है? जब हम बड़े बड़े रहस्यों की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में आएगा कि कहीं बहुत ऊंचा पहाड़ होगा, कोई बड़ी गुफा होगी, कोई समुद्र का इलाका होगा जहां अंदर जाकर हम बहुत गहरा राज आपके सामने लाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम आपके सामने दुनिया का एक ऐसा राज लाने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस दुनिया के हर आदमी का भूत, भविष्य और वर्तमान एक किताब में दर्ज है और आज हम आपको वो किताब दिखाने वाले हैं। हम ओडिशा के एक छोटे से गाँव में आए हैं। काकटपुर नाम की जगह है और यहाँ पर एक छोटे से मंदिर के पास बने एक छोटे से कमरे में मौजूद है हमारा, आपका और दुनिया में मौजूद हर इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य। मंदिर बेहद छोटा लेकिन आकर्षक था। विश्वास नहीं हो रहा था कि इस छोटे से मंदिर से इतना बड़ा दावा जुड़ा हो सकता है। स्वामी जी फिलहाल कहीं बाहर गए थे। फिर हमने वहां मौजूद कुछ लोगों से बातचीत शुरू की। गांव में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि बाबा के पास ये पोथी 1975 से है। पोथी क्या करता है, मन में जो सवाल आता है, ये मन के अंदर जो हम जो सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, वो पोथी सॉल्व करता है। इसी तरह कोई दुरारोग्य व्याधि से पीड़ित हो, वो आके मन में सोचकर मेरा जो व्याधि है वो कैसे सॉल्व होगा, कैसे आरोग्य में होगा, उनका बारे में वो सोचेगा तो उनका से औषध निकलेगा, क्या का प्रेस्क्रिप्शन आएगा। ऑटोमेटिकली ये सब प्रिंट हो जाता है। कोई पत्ते में कुछ भी नहीं लिखा, मगर क्वेश्चन आते ही उसके में आंसर सो मोटा आ जाता है। फिर हमें एक ऐसे शख्स मिले जो पहले भी पोथी और बाबा के चमत्कार से रूबरू हो चुके हैं। मेरा तो 40 साल हो गया था, शादी नहीं हो पाया था, तो मैं इधर आया था। मेरा केस कैसा सॉल्व होगा, मेरा शादी कैसा होगा, वो ऐसे टोटल बिल्कुल नाम लिख बता दिए थे। इधर ही मतलब आपकी पत्नी का नाम लिख दिया था? जी जी जी। ये नाम वो भी मेरा सास जी भी इधर आए थे। मेरा नाम वो तो पता नहीं था मेरे को, शादी मेरा इनके लड़की, इनके बेटी के साथ शादी होगा। मेरा दिलीप कुमार महापात्र ऐसे लिखा हुआ है।
आज के वैज्ञानिक युग में इस पर शायद ही कोई यकीन करे। हमने इसे पक्का करने के लिए दिलीप की पत्नी दीपिका से भी बात की। दिलीप की पत्नी दीपिका हमारे साथ हैं। दिलीप ने हमको बताया कि वो बचपन से यहाँ पर आते रहे और शादी की जब उम्र हुई तो बाकायदा पोथी में से नाम और जगह आ गई निकल के कि भाई इनसे आपकी शादी होगी। अब वो वाकई सच बोल रहे थे या सिर्फ हमको कहानी सुना रहे थे, इसका सबसे बेहतर आंसर आप ही दे सकती हैं। नहीं, वो सच ही बोल रहे थे, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में बचपन से पता नहीं था। उन्होंने ही मेरे मम्मी को बोला था यहाँ पे आने के लिए, तो मेरी मम्मी जब आई थी उनका नाम निकल आया था पोथी में कि ये सब होगा और ऐसे ऐसे करके इस डेट में ही शादी होगा, 2018 मार्च के बीच, और मार्च 8 को ही हमारा अभी भी शादी ही हुआ है। अच्छा। हाँ, और मतलब मेरे बाकायदा डेट बता दी गई थी। हाँ, 2018 मार्च के अंदर ही शादी होगा, उसी महीने ही होगा, ऐसा भी बोल दिया था। अब तो इस पौराणिक ग्रंथ को देखने के लिए हम बेसब्री से स्वामी जी का इंतजार करने लगे, क्योंकि हम तो किसी चमत्कार को तभी मानते हैं जब उसे अपनी आंखों से देखते हैं। तभी स्वामी जी मंदिर में आए और किसी से कुछ बोले बगैर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। इस मंदिर में गिने चुने लोग ही आते हैं, लिहाजा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। हमने पहले शख्स से ही अपनी पड़ताल शुरू कर दी। बाबा के पास सबसे पहले दिलीप जाने वाले थे, लिहाजा हमने उनसे वो सवाल पूछ लिए जो वो मन में लेकर बाबा के सामने जाने वाले थे। 3 मैं सोच के आया हूँ। 3 चीजें सोच कर और आए मेरे हैं। छोटा भाई के बारे में सोच के आया हूँ। अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन में छोटे भाई का शादी के कहाँ, मतलब शादी तो होगा, बच्चे पैदा हुए तो शादी तो होंगे। मैं ये नहीं पूछूंगा कब शादी होगा, ये मेरा जानने की जरूरत नहीं है। कहाँ होगा, किससे होगा, तो ये नाम लिख मतलब- के देंगे। वो तो बोलेंगे, मैं तो लिख के लूंगा, कहाँ पक्का लेके जाऊंगा। चलिए ठीक है। वो किससे शादी होगी और कब होगी? कब होगी, कब होगी नहीं पूछूंगा, कब होगी नहीं, किससे, कहाँ से होगा, किससे होगा। ठीक है। चलिए पहला मैं सवाल। पहला सवाल है। हाँ। दूसरा है मेरा पीएचडी के बारे में, जो कंटिन्यूएशन कैसे होगा। तो दूसरा सवाल पीएचडी को लेकर हो गया। हाँ। एंड थर्ड? और थर्ड मतलब पर्सनल चीज है। थर्ड पर्सनल है, उसे शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आपके लिए 2 सवाल बहुत होंगे। हाँ। ये 2 सवाल हैं जो ये भी बहुत पर्सनल इंटीमेट सवाल है। हमको नहीं पता था महापात्रा जी पीएचडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पंडित जी को जाहिर है थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ये पहले से मिलते रहे हैं, लेकिन शादी किससे होगी और कहाँ होगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता। छोटे भाई के बारे में, हाँ, छोटे भाई के बारे में ये आते हैं, छोटे भाई नहीं आते। तो छोटे भाई के बारे में कि शादी कब होगी और नहीं, कब नहीं, किससे होगी और कहाँ होगी। ठीक है, तो ये 2 सवाल हैं। तीसरा सवाल इनका पर्सनल है, वो हम नहीं पूछेंगे। तो इन 2 सवालों के जवाब क्या मिलते हैं ये देखते हैं। यहां से दिलीप के हर कदम पर हमारी निगाह रहेगी। अंदर कमरे की सारी विधि कैमरे के सामने होगी। स्वामी जी हमारे सामने ही सारे जवाब देंगे। फिर हम देखेंगे कि पोथी की मदद से स्वामी जी दिलीप के मन को पढ़ पाए या नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज पहली बार ये सब कुछ किसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने वाला था। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो दुनिया का सबसे गहरा राज है। एक ऐसी पोथी जिसमें दर्ज है हर इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य। हर इंसान का, इस दुनिया के हर आदमी का भूत, वर्तमान और भविष्य उस पोथी में दर्ज है। पंडित जी वो पोथी कभी किसी को दिखाते नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से राजी किया क्योंकि उनको लगता है कि इसको दिखाने से इसकी शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन मैंने किसी तरह से उनको तैयार किया और पहली बार कैमरे पर आप जो देखने जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। 600 साल पुरानी पहेली अब सुलझने वाली थी। क्या स्वामी जी को दिलीप के परिवार का भविष्य नजर आएगा? सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था। अंदर स्वामी जी तैयारी में जुटे थे, जिसके बाद दिलीप अपनी पत्नी दीपिका के साथ अंदर कमरे में गए और स्वामी जी के पास बैठ गए। कमरे में ताम्रपत्र और ताड़पत्र पर लिखे कई सारे ग्रंथ मौजूद थे। वो चमत्कारिक पौराणिक पोथी स्वामी जी के सामने टेबल पर रखी थी। बाबा ने दिलीप की तरफ देखा भी नहीं, पोथी और छोटी सी मूर्ति से कुछ करते रहे। फिर एक मंत्र का जाप किया। संविधान आमर मंडन सूचना बोलते लग्न निर्धारित फल विकास सूचना बोलते विकास। फिर छोटी सी मूर्ति को माथे से लगाने के लिए कहा।
दीपिका ने उस मूर्ति से स्पर्श करके पोथी के कुछ ताम्र पत्रों को बाहर निकाला। बाबा ने उन पत्रों को पढ़ा। विहेत सूचना विकास नुआ बड़ा स्थान विकास और दिलीप के सामने ही दिलीप के मन के सवालों को बताया। पहला नंबर प्रश्न था कि उसका पारिवारिक जीवन और भविष्य था। दूसरा आएगा प्रोफेशन, वो था उसका भविष्य था। तीसरा आएगा बच्चों को बारे में, वो बेटा के लिए एक प्रश्न है। वो 3 मिनट सोचा भी था। यही 3 सोचा था आपने? किसी ने कुछ नहीं बोला, फिर भी बाबा ने दिलीप और दीपिका के मन की बात जान ली। लेकिन ये कैसे हुआ, ये जानना अभी बाकी था। तब तक बाबा ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं थी। हम केवल एक सवाल का जवाब जानना चाहते थे, जो दिलीप के भाई की शादी से जुड़ा था। मैं जो पहले सोच कर आया था, आपको बताया था कि कब होगा मेरे को नहीं जानना है, किससे होगा और कहाँ होगा। मतलब पहले वो बता दिया मेरे को 2019 में को ही होगा शादी। 2019 में शादी होगा। ये तो कोई एस्ट्रोलॉजी देख कर बता देगा। ये तो कोई खास बात वो भी नहीं, बता कोई दिए बता देगा। इसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने जो सोचा था इसके बाद आंसर आया कि लड़की का नाम संगीता होगा और इनका घर मेरा घर से वेस्टर्न साइड में है। इनका गांव के नाम है नोआपाड़ा। हाँ, और इनका पिताजी का नाम रघुनाथ है। देखिए, लड़की के पिता का भी नाम बता दिया, लड़की का भी नाम बता दिया, और वेस्टर्न डायरेक्शन में है ये भी बता दिया। अच्छा, ये बात हम अगर पहली बार सुन रहे होते तो हमें भी लगता है कि ठीक है यार, कोई मनाया, मेरे भी किसी का भी नाम ले दूं, मैं संगीता बोल दूं, अनीता बोल दूं, कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन इनके साथ खुद हो चुका है कि इनको नाम बताया गया था इनकी पत्नी का, और इनको एड्रेस दिया गया था और वही निकाला और वही शादी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पहले से पता था, ये तक नहीं पता था कि ये अपने भाई के बारे में सोच कर आए हैं। सवाल पूछने आए हैं, जाहिर है यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ पूछने ही आए होंगे, लेकिन अपने भाई की बात दिमाग में है, ये तो किसी को भी नहीं पता था। हमको इन्होंने बताया कैमरे पे सिर्फ। अब ये मसला नहीं था कि ये भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं। चमत्कार तो पोथी की मदद से बिना बताए मन की बात जानने में था, और हमारी पड़ताल भी इसी को लेकर होनी थी। लेकिन अभी कई घटनाओं को देखना बाकी था। पोथी के वो कोरे पन्ने जिनमें शब्द अपने आप उभर कर आ जाते हैं, वो अद्भुत और अदृश्य शक्ति जो स्वामी जी को त्रिकालदर्शी बना देती है। अब यहां से हमारी पड़ताल का अहम हिस्सा शुरू होने वाला था। किसी पौराणिक ग्रंथ की पड़ताल नहीं की जा सकती, और हमारा ये मकसद भी नहीं था। हम तो सिर्फ ये समझना चाहते थे कि इस पोथी को लेकर जो दावा किया जाता है उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया, कुछ और लोगों से इस ग्रंथ को समझने की कोशिश की, और उसके बाद जो सामने आया उसने सबको हैरत में डाल दिया। बंद कमरे में उस चमत्कारी पोथी की मदद से लोगों के भविष्य बताने का सिलसिला देर तक चलता रहा। हमारे सामने ही कई बार लोगों के बोले बगैर उनके मन के सवाल बता दिए गए। दोपहर तक सारे फरियादी चले गए। कमरा खाली हो गया तो स्वामी जी बाहर आकर बैठ गए। फिर हमने तसल्ली से उनके साथ बात की। कई सवालों के जवाब उनसे लेने थे। पंडित जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो ये पोथी आपके पास है, ये आपको कहाँ से मिली? वही जो ताम्रपति कोणार्क अवधूत आश्रम में मिलता है। कोणार्क के अवधूत आश्रम में वो ताम्रपत्र मौजूद था। मठ का बगल से एक पुरातन बाम्फी है, वो बाम्फी का अंदर में था। कहानी के मुताबिक वो पोथी बाबा को एक गुफा से मिली थी,
जैसा उनको एक सपने में दिखा था। लेकिन सबसे अहम सवाल अभी बाकी था। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे होता है? वही तो एक थ्योरी है, वर्तमान, भविष्य तो अतीत, वो तीन का सब्जेक्ट आएगा। थ्योरी एक है, थ्योरी एक है। थ्योरी एक है। मंत्र तंत्र का सीखना पड़ेगा। अच्छा। वो प्राणायाम, योग, साधना, उसके लिए उन्हें सीखने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी शक्ति उस पोथी में ही है। उसमें लिखे मंत्रों को समझने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। लेकिन लोग इससे इतने अनजान क्यों हैं? कला जो है, ये हमारा देश का इतना बड़ा विज्ञान है, इसको इतनी छोटी सी जगह पे क्यों रखा हुआ है? इसको फैलाते क्यों नहीं है? दुनिया को क्यों नहीं बताते कि हमारे पास ऐसी चीज है जो और किसी के पास नहीं है? सुनिए, यौवन को रखने के लिए वो वस्त्र धारण करना पड़ेगा। अच्छा। यौवन इतना जिनिस है, वो आवरण से रहने से उसका मूल्य बढ़ेगा। अच्छा। वो यौवन को फूंगा कर देने से उसका मूल्य नहीं रहेगा। मतलब आपको ये विद्या को छुपा के रखना पड़ेगा, ढक के रखना पड़ेगा। शायद इसी वजह से लोगों को इस जगह, इस पुराण के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तब तक कुछ और लोग मंदिर में आ चुके थे। थोड़ी देर में सवाल जवाब का नया दौर शुरू होने वाला था। सव्यसाची मोहंती बेंगलुरु में कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन इनके मुताबिक उस पुराण और साधना के सामने सुपर कंप्यूटर भी फेल है। दुनिया का अगर मैं सबसे बड़ा कंप्यूटर भी उठा लूं और कोशिश करूं, कंप्यूटर तो बहुत, हर किसी कंप्यूटर जहाँ, कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी जहाँ ख़त्म हुई ना, वहाँ से ये शुरू हुआ है। अच्युतानंद का काम था कि वो, उनका काम था कि आगन अगन भविष्य, जो कट गया है उनके बारे में बताना, जो हो रहा है उनके बारे में बताना, जो आगे आ रहा है उनके बारे में बताना। अब उस पोथी के सामने सव्यसाची थे और हम भी पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थे। उसने छोटी मूर्ति को उठाकर सिर से लगाया, फिर वही सब कवायद शुरू हो गई। सव्यसाची ने तो निजता का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन चेहरे से लग रहा था कि वो जवाब से पूरी तरह संतुष्ट थे। ये आपके साथ कैसा रहा है? मतलब 100% स्ट्राइक रेट रहा है? 200% स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन हमें अपना जवाब तलाशना अभी बाकी था। फिर हमने कुछ और तय किया। हमने अगले फरियादी के सवाल लिखवाकर उनकी जेब में रखवा दिए। तो ये पेपर इनकी पॉकेट में मौजूद है। जब ये बाहर आएंगे तो इनकी पॉकेट से वही पेपर हम निकाल के और इनसे पूछेंगे कि ये सवाल क्या लिख कर लाए थे और गुरुजी ने इनसे क्या सवाल पूछे। वैसे भी वो आपके सामने होगा, अभी कैमरे पे सब आपके सामने होगा, ये सवाल इनके पॉकेट में रखे हुए हैं। इस बार जब हम अंदर गए तो पोथी के ताम्र पत्तों को ध्यान से देखा। वाकई वो पन्ने कोरे थे, उन पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन बाबा उसी पन्ने पर लेंस लगाकर सामने वाले का भविष्य बताते जा रहे थे। ऑर्डर अनुसार डेलीवेट दवा वाणिज्य का सर, अब जो सवाल है वो यही है कि आप कुछ सवाल लिख के लेकर आए थे। हाँ, वो सोचा था मन में, हाँ। शायद कहीं भूल जाएगा, हाँ। इसलिए मैं लिख कर रखा था, हाँ। सिर्फ याद रखने के लिए। लेकिन जो मन में था वही मैं कुछ बोला नहीं। तो अब दिखाएंगे वो सवाल आप? अब तो सवाल पूरे हो गए। वो तो सवाल तो उड़िया में लिखा है। हाँ, कोई बात नहीं, आप पढ़ के बता दीजिएगा हमको। ऐसे लिखा है तो क्वेश्चन तो नहीं बता सकते हम लोग। ये देखिए, क्या ये सर इसलिए लिख के लाए थे कि कहीं भूल ना जाए। पसीनों में पूरा तरबतर हो चुका है ये पेपर, लेकिन आप 3 सवाल इस पे लिखे हुए हैं। आखिरी जो तीसरा है, क्योंकि वो अंग्रेजी में है तो वो मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि अबाउट माई फ्यूचर, अबाउट माई फ्यूचर। बाकी और 2 सवाल क्या थे? मैम आप बताइए। मेरा बेटा के बारे में पूछ रहे आपके बेटे के बारे में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। और रखे तो ये पूछ रहे, जो मुझे जो बोले मुझे तो खुश लगा। अच्छा, सूचना दिया कुछ। हाँ। तो जो आपके मन में सवाल थे, क्या वही आए या कुछ अलग था?
मैं वही हाँ, था। वैसा है। माने माने ये जो बोलते हैं ना, ये तो आपको एग्जैक्ट सवाल क्या है उसका एग्जैक्ट आंसर देंगे नहीं, ये ऐसा बोलेंगे दैट इज कोरिलेटेड टू दिस योर प्रॉब्लम्स। आपका जो प्रॉब्लम है उसको वो कोरिलेट करके वो बोलते हैं, तो आप उनसे आपको मैंने ढूंढना है कि आपका मैंने आंसर उत्तर आपका क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा पोथी पढ़कर गोल गोल बातें करते हैं और परेशान लोग उन्हें खुद से जोड़कर देखने लगते हैं? कहीं भविष्यवाणी की इस पहेली का राज मनोविज्ञान के किसी सिद्धांत में तो नहीं छुपा है? अब इसका जवाब पाने के लिए तो एक ही रास्ता बचा था। अब हम खुद बाबा के सामने अपने सवालों को लेकर बैठेंगे और सारी कवायद का खुद हिस्सा बनेंगे। लेटर आएगा। जी बिल्कुल आ रहा है, सारे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा एक एक चीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो ताम्रपत्र कुछ देर पहले कोरा था, अब उसमें शब्द उभर चुके थे। ये कैसे हुआ, ये हमारी समझ से परे था। प्रोफेशन उसका भविष्य बार में एक प्रश्न है। बिल्कुल है। सूचना विपरीत विकास हो फल निपरीत, वही प्रश्न से पूछता हूँ, वो भविष्य आर्थिक स्थिति कैसे चालू रहेगा। हाँ में गर्दन हिलाने के अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं था, क्योंकि सारे जवाब बिल्कुल सटीक थे। हमने केवल 2 ही सवाल सोचे थे, लेकिन यह हुआ कैसे? क्योंकि कितने सवाल हैं और कौन से सवाल हैं, यह हमने किसी को नहीं बताया था। इस पूरी कवायद में 2 बातें सबसे ज्यादा हैरत में डालती हैं। पहला, इन कोरे ताम्र पत्रों पर शब्दों का आकार लेना, और दूसरा, मन के सवालों का बिना बताए जान जाना। हमें इसमें कोई ट्रिक नजर नहीं आई। फिर यह कैसे हुआ? क्या यह वाकई कोई युगों पुरानी विधा है? जब हमने इस बारे में और जानने की कोशिश की तो बाबा ने साफ इनकार कर दिया। बताया गया कि राज बताने से शक्ति कम हो जाती है, लेकिन स्वामी जी की चिंता तो कुछ और ही है। कुछ वक्त बाद तो मतलब चीज़ें ख़त्म हो ही जाती हैं, तो आपके बाद ये कौन करेगा? वो तो आदमी आएगा। आदमी आएगा? हाँ। अच्छा। वो हमारा पिताजी का प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी जनसाधारण का है। जनसाधारण का है। वो जन कल्याण से लगेगा। वो जो अच्छा आदमी आएगा ना, जो दिमाग से है, विद्या जानते हैं, वो परीक्षा देने पड़ेगा। परीक्षा? परीक्षा। और वो परीक्षा क्या होगी? वो परीक्षा से यहाँ से है अच्छा, इन्हीं इसमें लिखे हुए प्रश्न क्या पूछना है? वो इसे प्रश्न है, वो प्रश्न को उत्तर जो आदमी देना है ना, उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। उसको दे देंगे आप? हाँ। किसी ट्रिक या किसी गलत तरीके से चमत्कार करने का काम वो लोग करते हैं जिन्हें पैसे कमाने या कुछ हासिल करने की चाह होती है, लेकिन स्वामी अमरेश्वर मिश्रा में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। रही बात इस पौराणिक ग्रंथ की सत्यता की, तो इसे परखने के लिए काफी शोध और वैज्ञानिक तथ्यों की जरूरत थी, जो हमारे पास फिलहाल नहीं थे। अब ये कोई चमत्कार है या कोई गुमनाम विद्या, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। ग्रंथ से जुड़े लोग इसे पुरातन काल की विद्या का नाम देते हैं, जिसके बारे में अब कोई नहीं जानता, और जाहिर है जिस बारे में लोग जानते नहीं है उसे चमत्कार का नाम दे दिया जाता है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना। हमारी गाड़ी पूरी तरह से हिल गई थी। हमने गाड़ी को रोका, एक साथ में वहाँ गाड़ी से उतर के भागा, ड्राइवर को पकड़ा मैंने। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिल्डर ग्रुप यूनिटेक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और लंदन में कंपनी के एक होटल को जब्त कर लिया। बताया गया कि इस होटल की कीमत करीब 59 करोड़ रुपए है।
महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें धोनी एक नए हेयर स्टाइल में नजर आए। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ वाले इलाकों को राहत दी और वहां फिलहाल बकाया बिजली बिल वसूलने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी कि बेघर और भीख मांगने वाले लोगों को भी कोरोना का टीका जल्द लगाने का अभियान शुरू किया जाए। इसके लिए केंद्र ने एनजीओ की मदद लेने को कहा। खबर है कि राजस्थान की गहलोत सरकार के कई मंत्रियों की छुट्टी तय है। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने 3 दिन तक फीडबैक के बाद में आज साफ कर दिया, मंत्रिमंडल में फेरबदल का साफ इशारा किया। विधायकों से रायशुमारी के बाद अजय माकन दिल्ली लौट चुके हैं और पता चला है कि अगले कुछ दिनों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि फेरबदल आने वाले चुनाव के मद्देनजर होगा। कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम लोग मंत्रिमंडल को छोड़ करके हम संगठन के लिए भी कार्य करने को तैयार हैं। हमारे कई ऐसे मंत्री भी मुझे मिले। माना जा रहा है कि आलाकमान पायलट की नाराजगी दूर करना चाहता है। खबर तो ये भी है कि गहलोत पायलट से सुलह कर सकते हैं। पायलट गुट के विधायकों की खुशी और उनके बयान से इसके संकेत भी मिले। सचिन पायलट को सम्मान मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा, मिलने जा रहा है। देश में एक महीने से कम समय में करीब 2.25 लाख गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाया गया। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई ने दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं से मुलाकात की। तीरंदाज दीपिका का ओलंपिक्स में पदक जीतने का सपना टूट गया। वो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार के साथ ओलंपिक्स से बाहर हो गई। राहुल गांधी ने एक दिन पहले कोरोना का टीका लगवाया, जिसकी वजह से वो संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके। ये जानकारी कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं को दी। जून में कोर सेक्टर की बढ़त दर घटकर 8.9% हो गई। इससे पहले मई में ये 16.3% रही थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक मकान से लड़के और लड़की का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को भी ईडी ने नोटिस भेजा। 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली के आरोपों पर अनिल देशमुख और उनके बेटे को सोमवार को पेश होने के निर्देश दिए गए। टोक्यो ओलंपिक्स में सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने 1-6, 6-3 और 6-1 से हराया। शिखर धवन और संजू सैमसन समेत कई भारतीय खिलाड़ी श्रीलंका से स्वदेश लौट आए। हालांकि जिन खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो अभी श्रीलंका में ही रुके हुए हैं। केरल में कोरोना मरीजों के बढ़ने पर किए गए राहुल के ट्वीट पर जबानी जंग छिड़ गई। केरल के वायनाड से सांसद राहुल ने अपने ट्वीट में राज्य की धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश। मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो की टक्कर से हुई थी मौत। परिवार ने जताई थी हत्या की आशंका। पुलवामा हमले का गुनहगार और आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार इस्माइल उर्फ लंबू मुठभेड़ में ढेर। उधर डाची ग्राम में एनकाउंटर में जैश का आतंकी समीर अहमद डार भी मारा गया। सीमा पार से बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू पुंछ हाईवे पर सुरक्षा बल ने 3 किलो आईडी डिफ्यूज की, जबकि पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने 2 घुसपैठिए मार गिराए। ललन सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला। नीतीश के करीबी हैं ललन सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का राजनीति से संन्यास का ऐलान। सोशल मीडिया पर कहा, बिना राजनीति के भी सामाजिक काम कर सकते हैं।